बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम लोग रिलेशन टू थर्ड पार्टीज़, रिलेशन टू ऑफ द पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी पढ़े थे और मैंने कल स्पेसिफाई भी किया था कि हमारे इस चैप्टर का एक ही क्वेश्चन होगा और वो क्वेश्चन क्या था, वेदर द फर्म वुड बी लायबल टूवर्ड्स थर्ड पार्टी फॉर द रीज़न ऑफ फॉर द एक्शंस टेकन बाय द एजेंट्स। ठीक है, यानी एजेंट कौन है? पार्टनर ही है। और हमने ये कहा था कि हम इसमें मल्टीपल रूल्स देखेंगे कि कैसे एक पार्टनर एजेंट के तौर पे बिहेव करता हुआ पार्टनरशिप को फंसा सकता है। ऐसे ही था जी? ओके। अच्छा, एक चीज़ मैंने कल भी शायद बताई थी कि जब भी देखो आपने थर्ड पार्टी को रिफ्लेक्शन देनी है ना, तो इसका मतलब है ये जो आई साइड है ये थर्ड पार्टी की होगी, थर्ड पार्टी एजेंट को देख रही होगी। किस तरीके से वो एजेंट के देखेगी? क्या इसके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी है, ठीक है, रिटन और ऑरल, क्या इसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है, क्या इसके पास, वो हमने एक तीसरी भी पढ़ी थी अगर आपको याद हो, पेरेंट अथॉरिटी। सो आपको जज करने वाला पर्सन ये है। और आपको याद है कि थर्ड पार्टी का एक रूल हमने पढ़ा था कि एक पिलर होता है, एक पॉइंट है जिसके ऊपर सारी फाउंडेशन खड़ी है, और वो क्या होता था? थर्ड पार्टी की इनोसेंस, कि थर्ड पार्टी इनोसेंट है या नहीं है। अगर हम कहते थे थर्ड पार्टी इनोसेंट है तो प्रिंसिपल क्या हो जाता था? बाउंड हो जाता था। प्रिंसिपल लायबल से मुराद फर्म बाउंड हो जाएगी। सो इनोसेंट में हमने दो बातें पढ़ी थी कि या तो इनोसेंट है या नहीं है। इनोसेंट से मुराद क्या थी? हैविंग नॉलेज ऑफ द थिंग, हैविंग नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन, हैविंग नॉलेज ऑफ द पर्टिकुलर केस स्टडी। ठीक है, सो ये नॉलेज के ऊपर बात करी थी हमने। ठीक है, तो इनोसेंस होती थी तो आगे चलते थे, नहीं होती थी तो वहीं पे ख़त्म कर देते थे। अच्छा जी, तो इसी बात को आज बेस बना के मैं दोबारा से हमने कहा था, फिर इसका मतलब हमें पहले ये समझना पड़ेगा डिटेल में। वहाँ पे तो हमने बड़ी आराम से बात पढ़ी थी, जज़ाकल्लाह बेटे। हमने वहाँ पे जब पढ़ा था इम्प्लाइड अथॉरिटी, तो मैंने क्या पढ़ाया था चैप्टर 10 में? मैंने ये सिंपल वर्ड समझाए थे कि अगर किसी पार्टनर की अथॉरिटी आप जज कर रहे हो फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस, उसके बिहेवियर से, उसके एनवायरनमेंट से, उसकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग से, तो ये इम्प्लाइड अथॉरिटी है। आप इम्प्लाई कर रहे हो, कुछ अखज़ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है, ये रोज़ मेरी रिटेल शॉप, मेरी रिटेल आउटलेट को, इसके पास सारी कीज़ हैं, ये ओपन करता है, ये एग्जीक्यूट करता है, मैं तो 11-12 बजे आता हूँ बीइंग ऑनर सपोज। तो इसका मतलब इसके पास इख्तियारात मौजूद हैं, ये उस टाइम के अंदर पेमेंट भी कर सकता है, रिसीट्स भी ले सकता है, परचेजेस भी कर सकता है, सेल्स भी कर सकता है। ऐसे ही है। अब इसका मतलब आप में से कोई पर्सन जब इसे देखेगा, आपकी इसकी पावर्स देख के ये आइडिया लगा रहे होगे, इंप्लाई कर रहे होगे कि इसके पास क्या क्या पावर मौजूद है। हो सकता है मैंने इसे परचेज की पावर ही ना दी हो, बट ये कर ले। लेकिन क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी जो कस्टमर आया उसको क्या पता कि इसके पास पावर्स हैं या नहीं। वो तो देखेगा इसकी, वो तो इम्प्लाई करेगा, वो तो अखज़ करेगा कि इसके पास पावर्स मौजूद नज़र आती हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो मैं आपको थर्ड पार्टी का एंगल समझा रहा हूं कि कहने को मैंने जो मर्जी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हों, थर्ड पार्टी उसे हमेशा अपनी आई से देखेगी और फिर जज करेगी कि क्या इस एजेंट के पास एक्सप्रेस अथॉरिटी थी, इम्प्लाइड थी या पेरेंट थी। बात समझ आई? इसका मतलब जब भी हमने प्रिंसिपल को फंसाना होगा, जब भी हमने ये कहना होगा कि प्रिंसिपल वुड बी लायबल, तो हमेशा आई साइड किसकी इस्तेमाल होगी? थर्ड पार्टी की। ठीक है, बेशक यहां पे मैं कहता हूं 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई जी, बेशक एक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो, नॉट अलाउड टू मेक एनी परचेज ट्रांजैक्शन, परचेज ट्रांजैक्शन। अब जरा घर की बात करते हैं एक्स वाई जी की, तो ये तीनों बात ये एक्स वाई जी जानते हैं कि एक्स के पास अथॉरिटी नहीं है परचेजिंग की, बाकी दोनों के पास है। लेकिन आप मुझे ये बात बताओ कि क्या ये बात ये थर्ड पार्टी जानती है कि नहीं जानती? उसे कैसे इल्हाम होगा? क्या वो आके तुमसे कहेगी एग्रीमेंट लाओ, पहले मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे पास अथॉरिटी है या नहीं है? तो वो तो इन्हीं तीनों में से किसी एक में जज कर लेगी आपको। हो सकता है आपकी हरकतों से वो ये कैश काउंटर पे बैठा है, इसका मतलब है इसके पास परचेज सेल दोनों की पावर है, ये पेमेंट भी कर सकता है, ये ले भी सकता है पेमेंट। बात समझ पा रहे हो? सो इसीलिए वो दोबारा लॉ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है इम्प्लाइड अथॉरिटी को। तो चले जरा पढ़ते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी प्लीज। जी बेटा पढ़िए 2 लाइंस। The act of partner which is done to carry on in the usual way
business of kind carried on by the firm binds the firm. This authority of partner to bind the firm is called implied authority. इम्प्लाइड अथॉरिटी। ये बात क्लियर है? जो इम्प्लाई कर रही है थर्ड पार्टी, अखज़ कर रही है आपके बिहेवियर से। ठीक हो गया? आगे चलिए जरा प्लीज। Implied authority arises only in relation to ordinary business of the firm. Therefore, every partner within the scope of his implied authority may bind the firm by the following acts. अब यहाँ पे बड़ी गौर से बात सुन। एक तो उसने कहा इम्प्लाइड अथॉरिटी अराइजेज ओनली इन रिलेशन टू द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ द फर्म। इसका मतलब है आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस चला गया तो इम्प्लाइड बिहेवियर नहीं होगा, नजर नहीं आएगा। चलो जरा आगे चलता हूँ। अब वो नीचे आपको एक लिस्ट दे रहा है कि अगर कुछ पार्टनर, एक पार्टनर XYZ में से कोई पार्टनर ये नीचे वाले कामों में से कोई काम कर रहा है तो ये बात याद रखिएगा, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी के ज़मरे में आती हैं। और अगर ये इम्प्लाइड अथॉरिटी के ज़मरे में आती हैं तो फिर थर्ड पार्टी जब भी देखेगी वो इसे इम्प्लाइड अथॉरिटी समझ के कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी। और अगर थर्ड पार्टी इनोसेंट हुई तो फर्म क्या हो जाएगी? बाउंड। प्लीज जरा पढ़िए, देखिए क्या क्या लिस्ट दी हुई है उसने। नंबर 1, Buying and selling goods on behalf of the firm and giving valid receipts to them. जी, बाइंग सेल करना ये उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है। भाई अगर किसी ने जलाल सन्स का कॉस्ट्यूम पहन के तुम्हारे सामने खड़ा है तो तुम्हारी पहली परसेप्शन यही बनती है कि ये ऑथराइज है कि ये सेल कर सकता है, ये ऑथराइज है कि ये परचेज कर सकता है। बात समझ पा रहे हो? चलो आगे। Receiving payments of the debts due to the firm and giving valid receipts of discharge for them. जिस तरह पेमेंट देने की बात है तो लेने की भी बात, पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं डेटर से, कस्टमर से। Contracting debts and paying debts on behalf of the firm. फर्म के बिहाफ पे डेट की पेमेंट कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। Settling accounts with persons dealing with the firm. ठीक है, सेटलिंग ऑन विद पर्सन मतलब कि आप अपने अकाउंट सेटलमेंट कर सकते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता कि आप अपने डेटर के साथ अकाउंट सेटलमेंट करते हो, अपने क्रेडिटर के साथ, भाई हमने तुम्हारे कितने देने, अच्छा ये लो पकड़ो तुम्हारे बाकी पैसे। ऐसा हो सकता है ना कि हम उसके लेजर निकालें और उसे कहेंगे जनाब अच्छा कितने पैसे देने वाले, इतने पैसे, अच्छा ये लें जी पैसे ले लें, ये सेटल हो गया हमारा अकाउंट, ये पकड़ें 5,000 रुपये आपका अकाउंट सेटल। पे ऑफ करना, ये पे ऑफ के मायनों में आता है। अच्छा एक चीज़ समझिएगा, इसका मतलब है अब एग्जामिनर कैसे पूछेगा, वो आपको इस लिस्ट में से कोई एक्टिविटी दे देगा जो कि पार्टनर परफॉर्म कर रहा होगा और वो आपसे चाहेगा कि आप ये स्पेसिफाई करो अपने सोल्यूशन में कि ये इम्प्लाइड अथॉरिटी के एम्बेड में आती है। बात समझ आ रही है? चलो प्लीज आगे। Employing servant for the partnership of the firm. बिजनेस के लिए एम्प्लॉय रखना। Drawing checks, accepting or endorsing bills of exchange and promissory notes in the name of the firm. जी, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाना, इशू करना, ये बात समझ आती है ना? आगे चलिए। Pledging movable property of the firm. फर्म की मूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेज कर देना, प्लेज करना या लोन ले लेना, यानी लोनिंग का कॉन्सेप्ट भी अलाउड है कि अगर आप बिजनेस के बिहाफ पे लोन ले रहे हो तो आप ले सकते हो, भाई आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर आता है। जी। Suing on behalf of firm and defending suits on the firm. केस फाइल करना या अपने केस को डिफेंड करना, दोनों आपकी पावर में इम्प्लाइड अथॉरिटी के ज़मरे में आती हैं। जी नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6, 7 प्लीज एक दफ़ा ज़रा पढ़िए सारी एग्जाम्पल्स।
फर्म से जो चीज़ है बस उसी में फर्म लायबल हो सकती है, उससे लायबल जी 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 सॉरी, जो फर्म से फीस लिंक है जस्ट फर्म उसी के लायबल है। आप अगर एक बात गौर से समझो तो ये सारी वो आपको कहानी, चले पढ़ लें पहले एक दफ़ा फिर बता दो मैं मिक्स ना हो जाए बच्चों की एग्जांपल्स। G5 कहते हैं नाइमा एंड राइमा आर पार्टनर्स इन कैश बिजनेस। नाइमा ऑर्डर्स इन द फर्म्स नेम एंड ऑन द फर्म्स लेटर हेड टू बी सप्लाइड विद 2 bags of wheat एट हर रेजिडेंस। घर पे भेज दो मेरे। The firm is not liable to pay because Naima action is question is beyond the scope of her implied authority। मतलब बिजनेस के लिए कुछ परचेज करना, बिजनेस के लिए कुछ परचेजिंग करना वो आपकी implied अथॉरिटी के ज़मरे में आती है, बट अपने पर्सनल परचेजिंग करना वो implied अथॉरिटी उस एक्शंस की उस पर्सनल एक्शंस के लिए फर्म बाउंड नहीं होगी। जी बेटे, फर्म के बिल्कुल लिया, उसके लेटर हेड पे लिया इवन के, लेकिन आप जब डिलीवरी कर दे रहे हो कहते हो ये इसका मतलब आप यहाँ पे अब इम्प्लाइड अगर अथॉरिटी लेना चाहोगे कि फर्म बाउंड होगी इस पैसों के लिए, नहीं, खाली नाइमा ने ऑर्डर किया ना, खाली नाइमा बाउंड होगी। यानी ये एक्शन अगर आप इसको इस तरह भी समझो, इज इट आउटसाइड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी, स्कोप ऑफ बिजनेस और नॉट। एक तो उसने समझाया ना आउटसाइड द एम्प्लॉयड अथॉरिटी, जरा देखो क्या ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता तो बिजनेस में मंगवाती चीज़, ये आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो फर्म क्या लायबल होगी? नो। लेकिन उसकी अगर डीप रूट देखें तो वो इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं समझ रहा इसे। जी बेटे 6 कहते इमरान एंड कामरान वर्किंग इन अ पार्टनरशिप एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। साजिद गिव्स 90,000 टू इमरान फॉर इन्वेस्टमेंट इन सम गुड सिक्योरिटीज। इमरान डज नॉट टेल टू हिज को पार्टनर, ठीक है, कामरान अबाउट इट एंड मिस अप्रोप्रिएट द मनी। अब ये क्वेश्चन इसने बहुत प्री मेच्योर पूछ लिया, हालांकि ये कॉन्सेप्ट आगे डिस्कस होना है, मिस एप्लीकेशन ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ठीक है, ये भी हमारा कॉन्सेप्ट आना है, लेकिन मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा इस एग्जांपल का सहारा लेकर आपको थोड़ा गाइड करता हूँ। देखो इमरान और कामरान ये दो बंदे फर्म चला रहे हैं, उनका फर्म कौन सी है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है। फर्म का काम क्या है? कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, ऑडिट करना, टैक्स सर्विसेज देना, कॉर्पोरेट अफेयर्स देखना, ठीक है, लेकिन वो 90,000 कहाँ इन्वेस्ट करा रहा है? सिक्योरिटीज के अंदर। ये तो काम ही नहीं है बिजनेस का, ये तो पार्टनरशिप फर्म की बिजनेस नेचर ही नहीं है, तो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा आगे देखो, इमरान डज नॉट टेल एनीथिंग टू हिज को पार्टनर कामरान अबाउट इट एंड मिस अप्लाइड द मनी। उसने साजिद के लिए वे पैसे मिस अप्लाई कर दिए, ठीक है, और मिस अप्लाई कर दिए लेकिन दूसरे पार्टनर को नहीं बताया, ठीक है। अब यहां पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक तो ये कि जो पैसा मिला है साजिद से फर्म को, वो फर्म को मिला है, इंडिविजुअल को नहीं मिला, वो पार्टनरशिप मनी थी, वो साजिद ने फर्म को बिजनेस दी। सो बताओ, अब बताओ क्या इंप्लाइड अथॉरिटी है? नो। थर्ड पार्टी इनोसेंट है क्या? नो, थर्ड पार्टी इनोसेंट नहीं है, उसको नॉलेज था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का बिजनेस नहीं है, सिक्योरिटी का नहीं है, सॉरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का बिजनेस नहीं है ये वाला सिक्योरिटीज में डील करना। तो इसका मतलब फर्म क्या, एक थर्ड पार्टी क्या हुई? नॉट इनोसेंट। और अगर थर्ड पार्टी इनोसेंट नहीं है तो फर्म लायबल होगी? नो। तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर इमरान के एक्शन की वजह से फर्म तो लायबल नहीं है, तो क्या कौन लायबल हुआ? सोली इमरान लायबल हुआ। तो असूलन एस को केस फाइल करना चाहिए खाली इमरान को। कौन नहीं है इनोसेंट? नहीं है इनोसेंट, नहीं है तो फिर उस पर लायबिलिटी नहीं है। किस पे? थर्ड पार्टी पे क्यों आएंगी बेटा? तुझे पैसे तो दे रहा ना, 90,000 दे रहा है फॉर सर्ट, नहीं तो वो बिजनेस को नहीं है। देखो बिजनेस को इंपैक्ट नहीं आ रहा, फर्म को कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, तो पर्सनल कैपेसिटी में क्या कोई पार्टनर और कोई एडवाइस नहीं दे सकता? क्या कोई और सर्विस नहीं दे सकता? किसी को पैसे नहीं बना सकता? बना सकता है, तो वो उसके इंडिविजुअल रिलेशनशिप हुआ ना। मीन मैं ये कहना चाह रहा हूं इट्स स्टिल अ बिजनेस रिलेशनशिप बट इट्स बिटवीन साजिद एंड इमरान ओनली। जरा लेकिन हम देखते हैं किसने कंक्लूड क्या किया और आपको किस तरफ लीड किया इसने कहा साजिद विल नॉट सक्सीड। साजिद इस केस में तो सक्सेसफुल नहीं होता कि वो पूरी फर्म के खिलाफ केस फाइल कर दे। क्यों? वो कहता है जी द फर्म कैन नॉट बी मेड लायबल बिकॉज इट इज नॉट
पार्ट ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही नहीं है। टू रिसीव मनी टू बी इन्वेस्टेड एट देयर डायरेक्शन, ठीक है, कि वो इस तरह के काम करें इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज के। ऑफ कोर्स एन एक्शन विल लाई अगेंस्ट इमरान इंडिविजुअली। हाँ, थर्ड पार्टी अपने पैसे इमरान से जरूर वापस मांगेगी, 90,000 रुपया। मेरी बात समझ आई है जी? चलो एग्जाम्पल 7। तो मैंने इसको अभी एग्जिस्टिंग नॉलेज की बेस पे सॉल्व किया है। मैंने आपसे सिर्फ ये बात डिस्कस की है, ये बात अब मैंने बात ही नहीं की इससे पे, क्योंकि इस पे मैंने अभी प्रिंसिपल ही नहीं समझाया, तो मैंने बात क्या करनी है। हालांकि उसने पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, लेकिन अभी क्या ये फर्म की पैसे थे भी कि नहीं, तो अभी आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, चलो प्लीज एग्जाम्पल 7 डन। अब देखो आगे, आप अभी आपको उसने एक लिस्ट दी कि इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर क्या क्या फॉल करता है। अब आपको वो सिखाने लगा है कि एक इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर क्या फॉल नहीं करता, और थर्ड पार्टी को नॉलेज है या नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यानी जो हम कॉन्सेप्ट जिस पे बेस, जिस पिलर के ऊपर हम खड़े हैं, जिसको हमने बेस बनाया हुआ है कि थर्ड पार्टी इनोसेंट है तो फॉर्म लायबल है, ये बेस काम नहीं करेगी यहां पे जो अब हम पढ़ने लगे हैं। मेरी बात समझ आ रही है कुछ? चलो जरा पढ़ते हैं फिर। जी पढ़िए प्लीज बेटे। Yes, sir. Statutory restrictions on the Implied authority of a partner. The restrictions imposed by the law are statutory. क्या है यार? Statutory restriction. Statutory restrictions चल and is applicable against the whole world, whether a particular person dealing with the firm has knowledge of it or not. यानी फर्म थर्ड पार्टी को इस बात का नॉलेज है या नहीं है, थर्ड पार्टी इनोसेंट है या नहीं है, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। यानी यहाँ पे अब ये जो बताने लगा हूँ ये इम्प्लाइड अथॉरिटी के ज़माने में नहीं आएगी, और अगर इवन के थर्ड पार्टी मासूम भी है तो वो उसकी नेग्लिजेंस है। Example about the name of the firm, etc. जी The following acts are not included in the implied authority of the partner unless there is any usage or custom of the trade. ठीक है, द नॉट इंक्लूडेड इन इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब जरा जो सारे एक्शंस पढ़ने लगे ना, मैं इनसे पहले आपको जरा प्रैक्टिकल बात समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप बिजनेस अपना अकाउंट खोलना चाहता है, तो बैंक वाले क्या कहते हैं, जाओ एक लेटर हेड लेके आओ फॉर्म का जिसके ऊपर तमाम पार्टनर ने साइन किए हों, और फिर तुम तीनों पार्टनर के नाम पे एक जॉइंट अकाउंट खोलेंगे, क्योंकि तुम्हारी तो लीगल हैसियत ही कोई नहीं है। कंपनी का अकाउंट कंपनी के नाम पे खोला जाता है क्योंकि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस की कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है। इसलिए पार्टनरशिप का नाम, पार्टनरशिप बिजनेस का नाम, सॉरी अकाउंट, बैंक अकाउंट पार्टनरशिप के नेम पे नहीं खोला जाता, बल्कि पार्टनर्स के नेम पे जॉइंट अकाउंट खोला जाता है। बेशक ऊपर नाम वही आ रहा होता है इलियास सईद, जैसा मेरी कंपनी का नाम था इलियास सईद कंपनी, लेकिन इनफैक्ट नीचे जो जॉइंट होल्डर बनते हैं पार्टनर्स, तो बैंक क्या मांग रहा है, लेकर आओ जरा सबका कॉन्सेंट लेकर आओ। फिर इसी तरह तुम किसी आर्बिट्रेशन में चले गए हो, प्रोसेस में, सपोज फर्म चलेगी या आर्बिट्रेशन प्रोसेस में सालिस के पास आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए, तो आर्बिट्रेटर ने कहना है तुम अपील फाइल करना चाहते हो, जाओ सारे पार्टनर्स की कॉन्सेंट लेकर आओ। मेरी बातें समझ रहे हो? इसका मतलब है ये ऐसे काम है जिसमें ऑटोमेटिकली अगर प्रैक्टिकल सिनेरियोज देखो तो उन्होंने सब पार्टनर्स को बुला लेना है कि आइदर दे आर ऑल ऑफ देम आर ऑन द सेम पेज और नॉट। तो फिर इम्प्लाइड अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट ही रेज नहीं होता है यहाँ पे, या ये चीज़ें इम्प्लाइड अथॉरिटी में जाएंगी नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी को नॉलेज होगा इस बात का, ठीक है, कि ये फर्म का एक्शन है या नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी फर्म बुला लेनी है। मेरी बात समझ पा रहे हो? चलो जरा एक एक करके पढ़ते हैं, जरा पढ़ो पहला। Arbitration. जी प्लीज। Submit a dispute relating to the business of the firm to arbitration. जी कोई केस चला गया आर्बिट्रेशन में, तो आर्बिट्रेटर ने कहना है जाएं सारे पार्टनर्स की कॉन्सेंट लेकर आए। Bank account. ठीक है, बैंक अकाउंट ओपन करना है तो बैंक वाले ने कहना है जाओ और एक लेटर हेड के ऊपर सारे पार्टनर्स के सिग्नेचर लेके आओ। इसका मतलब सारे पार्टनर कॉन्सेंसस करोगे उसके सामने, तो वो क्या है, थर्ड पार्टी। तो अब थर्ड पार्टी को कभी गलती हो सकती है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी की क्या है, इम्प्लाइड अथॉरिटी की कोई गलती हो सकती है जब उसे पता है कि ये फर्म का एक्शन है। अब ये बैंक अकाउंट ओपन करना पूरी फर्म का एक्शन है क्योंकि सारे पार्टनर की कॉन्सेंट आई है। बात समझ आई है? आर्बिट्रेशन का केस ओपन करना सारे पार्टनर की कॉन्सेंट है, ये फर्म का एक्शन है। तो फिर अगर फर्म का एक्शन है तो पूरी फर्म लायबल होगी। ठीक है, चलें प्लीज। Bank जी। account. Open a banking account on behalf of the firm in his own name. ठीक हो गया, आगे। Compromise.
compromise or relinquish any claim or portion of a claim by the firm. जी, फर्म ने किसी क्लेम को माफ करना है, कंप्रोमाइज करना है, खत्म करना है, ठीक है? तो फिर क्या होगा? यानी सेटलमेंट भी अगर होनी है इस तरीके से कि आपने किसी का क्लेम माफ कर देना है, इसने मेरे पैसे देने हैं, मैं इसे माफ करना चाहता हूं, तो ये म्यूचुअल कंसेंट के साथ होगा काम। एक इंडिविजुअल पार्टनर के कहने पे ये डेट डिस्चार्ज नहीं होगा। कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स वुड बी रिक्वायर्ड फॉर दैट। बात समझ? फर्म का बिजनेस है ना, ये पैसे फर्म के हैं, ये एसेट फर्म का है। बात समझ आ रही है? तो पूरी फर्म की कंसेंट चाहिए होगी, एक का एक्शन डिस्चार्ज नहीं करेगा। तो इसका मतलब बन क्या रहा है? केस ये बन रहा है कि फॉर एग्जांपल XYZ तीन वही पार्टनर्स हैं, X जो है अबू बकर को रिलीज कर दे इसके डेट से। अबू बकर ने फर्म के पैसे देने थे, से मैं कहता हूँ 10,000 रुपये, किस फर्म के? XYZ फर्म के। X इसको रिलीज कर देता है, क्या इज इट अ वैलिड रिलीज? नो। ये इंडिविजुअल पार्टनर अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके डेट रिलीज ही नहीं कर सकता, ठीक है? और थर्ड पार्टी ये क्लेम ही नहीं कर सकती कि हाँ भाई मुझे X ने रिलीज कर दिया था, until or unless XYZ रिलीज कर दे, ठीक है? चलो आगे। Withdrawal or suit. जी Withdrawal a suit or proceeding filed on behalf of the firm. जी, कोई केस किया हुआ वो विड्रॉ करना है कोर्ट से, तो कोर्ट ने भी कहना है जाओ सारे पार्टनर की कंसेंट लेकर आओ कि इज इट अ फर्म एक्शन। तो वहीं पे क्लियर हो जाना इज इट अ फर्म एक्शन और नॉट, केस का विड्रॉ करना, ठीक है? एजेंट का रोल खत्म हो जाता है, एजेंसी का रोल खत्म हो जाता है, प्रैक्टिकली एजेंसी का रोल खत्म हो जाता है। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने कल भी एग्जांपल दी थी कि जब मैं अगर टैक्स डिपार्टमेंट जाता था तो मैं एज एन एजेंट काम करता था और मेरा लिया हुआ एक्शन मेरे प्रिंसिपल को बाउंड कर दे, मेरी कंपनी को बाउंड कर देता था। यहाँ पे अगर उसी तरह का एक्शन, सपोज मैं केस विड्रॉ करने जा रहा हूँ कोर्ट में, तो मेरा अकेले का एक्शन पूरी कंपनी को बाउंड कर देगा। लेकिन अगर मैं पार्टनरशिप फर्म में हूँ और तो पार्टनरशिप फर्म वाले कहेंगे जाओ सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेकर आओ। जिस तरह मुझे कंपनी एक लेटर हेड लिख के देती थी ना, क्या आई हेयर बाय ऑथराइज मिस्टर सलमान बट CNSE नंबर दिस फॉर रिप्रेजेंटेशन या फॉर बीइंग एन एजेंट या बीइंग ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेडोल्फ पाकिस्तान फॉर द केस दिस, तो उसी तरह वो कहेगा जाओ पार्टनर से कंसेंट लेकर आओ। तो सारे पार्टनर का जब कंसेंट आ जाएगा तो वो इस बात का सबूत होगा कि ये एक्शन क्या है, फर्म का एक्शन है। तो क्लैरिटी आ जाएगी, तो फिर इम्प्लाइड अथॉरिटी का क्वेश्चन ही रेज नहीं होगा। जी नेक्स्ट। Acceptance of liability. ठीक है, किसी लायबिलिटी को एक्सेप्ट करना। Admit any liability in a suit or proceeding against the firm. ठीक है, Accusation. Acquire immovable property on the behalf of the firm. ठीक है, आप कोई मूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करो तो आप खुद सोचो ज़रा, परचेजिंग एग्रीमेंट में जा रहे हो तो प्रॉपर्टी को क्या करोगे? एक बंदा खरीदेगा कि सारे पार्टनर मिलके खरीद रहे होंगे? सारों के नाम पे होगी, ज्वाइंट अकाउंट ज्वाइंट नेम पे होगी। जी, लायबिलिटी में ये हो सकता है फॉर एग्जांपल आपका, मैंने अगर एक केस चल रहा है, आपने मेरे खिलाफ डैमेजेस फाइल किए हुए हैं और मैंने एक्सेप्ट कर लेने कि हाँ भाई ठीक है ये फर्म की लायबिलिटी है, फर्म पे करेगी ये लॉस, तो मैं अकेला नहीं एक्सेप्ट कर सकता, ये पूरे पार्टनर्स मिल के एक्सेप्ट करेंगे। जी सर। कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। जी Transfer. जी, Transfer immovable property belonging to the मैं खरीदना चाहता हूँ प्रॉपर्टी को या प्रॉपर्टी को बेचना चाहता हूँ, दोनों केसेस में। partnership. Enter into partnership on behalf of the firm. ठीक हो गया, चलो प्लीज़ एग्जाम्पल 8 पढ़िए ज़रा एक दफ़ा, देखिए समझ आती है। जी, अगली ज़रा बात पढ़िए, रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्लाइड अथॉरिटी। एक तो रिस्ट्रिक्शन वो है जो लॉ ने लगाई हुई है, अभी हमने पढ़ी जो रिस्ट्रिक्शन वो किसने इम्पोज की हुई थी? लॉ ने, स्टेट ने। लेकिन वो हमने जब पढ़ा तो हमें समझ आया कि ये तो वो सिनेरियोज हैं जिनमें सारी फर्म की कंसेंट मांग ली जाएगी। लेकिन अब एक रिस्ट्रिक्शन है जो आपने इम्पोज की है, ज़रा पढ़ते हैं, ज़रा पढ़िए प्लीज़। 1.2.4 Restriction of implied. जी Restriction of implied authority by contract. The parties in a firm may, by contract between partners, restrict the implied authority of any partner. Such restriction shall be effective only if the third party knows of the restriction or does not know or believe that the partner to be a partner. जी, क्या ये वही बात नहीं है जो हमने पिछले 10 चैप्टर में भी पढ़ी और दोबारा वो रिपीट कर रहा है कि आपने अथॉरिटी लगाई होगी, सपोज XYZ में से रिस्ट्रिक्शन Y और Z ने लगाई हुई है, लेकिन ये बात थर्ड पार्टी को तो नहीं पता।
थर्ड पार्टी अगर इनोसेंट हुई तो फर्म क्या हो जाएगी, बाउंड। तो एक लायबिलिटी थी लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, उसमें कौन बाउंड होगा फिर, प्लीज बताइए। अगर इसी केस को थर्ड पार्टी और दो लायबिलिटीज है ना, लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, तो कौन बियर करेगा, प्लीज बताइए, नाम बताइए, कौन बियर, फर्म कौन है, एक्स वाई और जी तीनों, ठीक है। अब आते हैं घर की बात, लायबिलिटी अमंग पार्टनर्स जी। अब बताइए एक्स अकेला, क्यों, रिस्ट्रिक्शन थी उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी पे, उससे दूसरे पार्टनर्स ने मना किया हुआ था, तो वो कहेंगे जब तुझे मना किया हुआ था तो ये ट्रांजैक्शन क्यों की, और इसमें हमें जो लॉस हुआ वो कौन बियर करेगा, एक्स अकेला। थर्ड पार्टी को तंग नहीं करना, उसको तो लॉ ने फैसिलिटेट किया है तो उसको तो हम दे आए, उसको लॉस से हमने पे कर दिया, पूरी फर्म ने 15,000 रुपये का, लेकिन घर आके ये 15,000 कौन देगा, सिर्फ एक्स बियर करेगा। तो फिर तो केस का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, लायबिलिटी ना बनी ना, फिर लायबिलिटी नहीं बन रही तो जो राइट बन गया फिर तो वो एक्स है वो अकेला नहीं ऐसा नहीं होता, लॉस वो अकेला पे करेगा तो नहीं देखो, उसकी इस हरकत की वजह से लॉस अगर आता है तो वो फर्म का लॉस नहीं, फर्म का लॉस समझा जा रहा है, लेकिन अकेला बियर करेगा। लेकिन अगर कोई बेनिफिट आ जाएगा तो ऐसा थोड़ी है कि खाली तुम खा जाओगे, बेनिफिट आएगा तो लैब देखो ना, बेनिफिट आया तो बेटा फिर तो ये जरा गौर करो, ये प्रोविजन डील कर रही है इससे, फिर तो लायबिलिटी ना हुई, फिर तो क्वेश्चन ऑफ हमारी डिस्कशन ही ना हुई, ठीक है। फिर वो राइट हो गया, तो राइट तो सब में शेयर होना। ये बात समझ आइए किस तरह होगा सारा, थर्ड पार्टी को तंग नहीं किया, तीनों लायबल, और जब घर की बात आई तो सिर्फ वो बंदा पे करेगा जिसकी गलती थी, जिस पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी। अब ये रिस्ट्रिक्शन भी तो रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन ये कौन सी रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्लाइड अथॉरिटी बाय द पार्टनर्स, और इससे पहले जो पढ़ी है वो है रिस्ट्रिक्शन बाय स्टेट। स्टेट वाले केस में ही हमने कहा ये रूल अप्लाई नहीं होता। आप समझ आइए ये फ्रॉड है या विलफुल नेग्लेक्ट है सर? किस केस में, इस केस में एक्स की तरफ से अब ये विलफुल निगलेक्ट है, विलफुल निगलेक्ट के, फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड नहीं है, खैर अपनी ड्यूटी से तजावुज करना फ्रॉड थोड़ी होता, फ्रॉड नहीं होगा, इट्स अ रॉन्गफुल एक्ट कह सकते हो, इट्स अ विलफुल निगलेक्ट कह सकते हो, विलफुल निगलेक्ट कह लो ज़्यादा अच्छी बात है। चलो जी आगे बढ़। जी एग्जाम्पल 9 पढ़िए जरा आप, मेरा ख्याल है अब ये अब ज़्यादा क्लैरिटी आनी शुरू हो गई है चीज़ों में आपको, ठीक है चलें आगे। एग्जाम्पल 9 पढ़िए जरा प्लीज़। जी डन। आप ज़रा मुझे एक बात बताइए, इसी एग्जाम्पल को ज़रा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो हम एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं ना इस चैप्टर में, वेदर द फर्म वुड बी लायबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टी ड्यू टू द एक्शन टेकन बाय द पार्टनर या एजेंट, यही आंसर ढूंढ रहे हैं ना। तो अगर मैं कहूँ कि आप तो बस इसी का आंसर ढूंढ रहे हो, तो अगर मैं ये कह दूँ कि अब यहाँ पे जब क्वेश्चन रेज हुआ कि ये लॉस कौन बियर करेगा, क्या तो फिर आप देखोगे क्या, इधर आ जाओगे ये प्रिंसिपल देखने, इसकी आई साइड से देखोगे कि अप्लाइड एक्सप्रेस है, इम्प्लाइड है या पेरेंट है, और अगर है और ये इनोसेंट है तो ओके फर्म लायबल होगी, यही देखना शुरू कर दोगे ना। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये कह दूं कि तीनों पार्टनर राजी हैं कि ये लॉस हम मिलके बर्दाश्त करेंगे, तो इस टेस्ट की जरूरत रहेगी बाकी? समझ आई बात की? मतलब तीनों ने कह दिया कि भाई हम मिलके शेयर करेंगे, बात खत्म, तो क्या जरूरत रही क्या यहाँ के टेस्ट लगाया जाए थर्ड पार्टी इनोसेंट है या नहीं? नहीं, जरूरत ही नहीं है। थर्ड पार्टी को क्या चाहिए था? क्लेम, और फर्म कह रही है मुझे मंजूर है, तो जब उसे मंजूर है तो फिर थर्ड पार्टी को कोई तकलीफ या टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। और फिर इस केस में लायबिलिटी अमंग पार्टनर्स की बात करें तो क्या होगा? सारे मिलके शेयर कर रहे होंगे क्योंकि उसने रेक्टिफाई कर दिया। इसे कहते हैं रेटिफिकेशन। आप इसे, मेरा ख्याल है इसे वर्ड आपने काउंटिंग में भी पढ़ा होगा, रेटिफिकेशन ऑफ एरर, वो रेक्टिफिकेशन कहते थे उसे। सो रेटिफिकेशन क्या होती है? क्या पिछले किसी किए गए एक्ट को ठीक करना, बैक डेट में जाके किसी गलती को सुधारना, किसी गलती को बैक डेट में जाके सुधारना। आप लोगों ने IS 8 पढ़ लिया हुआ? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ एरर्स नहीं भी पढ़ा। सो पिछली डेट में जाके किसी गलती को, देखो ये गलती थी, एक्स के पास पावर नहीं थी, ये गलती थी,
लेकिन दोनों पार्टनर्स ने कबूल कर लिया कि कोई मसला नहीं, हम पूरी फर्म ये बियर करेगी लॉस, आप परेशान ना हो, आपको पूरा लॉस दिया जाएगा 15,000 का, थर्ड पार्टी को कहा जा रहा है। तो इसका मतलब है ये दोनों पार्टनर्स इसके एक्शन को रेटिफाई कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द बैक डेट कि हाँ उस वक्त इसके पास पावर नहीं थी, लेकिन हम कबूल करते हैं कि कोई मसला नहीं। इस ट्रांजैक्शन को कबूल करने का मतलब है हमने इसकी पिछली बैक डेट में जाके इसकी पावर कबूल कर ली। मेरी बात समझ आई है जी? चलो, इसे कहते हैं रेटिफिकेशन। और जब बाकी पार्टनर मान गए हैं, जब पूरी फर्म मान गई है, तो फिर तो वो टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। चलो जी पढ़ें आप सवाल अगला। एक्सटेंशन इन इम्प्लाइड अथॉरिटी बाय कॉन्ट्रैक्ट। Extension of implied authority by contract. The partners in a firm may, by contract between partners, restrict the implied authorities of any partner. जी कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, डालना चाहें। When a partner exceeds his authority, that is outside his actual authority, बिल्कुल ठीक है, वो अपनी अथॉरिटी से तजावुज कर सकता है। the other partners may rectify such unauthorized act. And ऐसे thus अनऑथराइज्ड एक्ट को रेक्टिफाई कर सकता है, करेक्ट कर सकता है फ्रॉम द बैक डेट। बैक डेट से मतलब है फिर जिस टाइम पे ये अज्यूम किया जा रहा है, जिस टाइम पे एक्स ने ये पावर एक्सरसाइज की, उसके पास वो पावर थी। बात समझ आ रही है? आगे। And thus, partners can remove any questions about whether implied authority existed or whether तो फिर तो ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना कि इम्प्लाइड अथॉरिटी है या नहीं है, or whether the other party knew that the partner did not have the actual authority to make the contract. और वेदर द अदर पार्टी न्यू। और फिर हमारा ये कॉन्सेप्ट ही रेज नहीं होता कि वो पार्टी इनोसेंट थी या नहीं थी। क्वेश्चन रेज करने की जरूरत है, फर्म ने अपनी लायबिलिटी खुद ही कबूल कर ली है। क्लियर? चलो प्लीज अब से एग्जाम्पल 10 पढ़ो। क्या हुआ? अच्छा चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, देखो जरा समझ आती हैं चीजें। सर उसने केस स्टडी में हमें इसकी तरफ से इंडिकेशन दी होगी कि उसने रेक्टिफाई किया हुआ पार्टनर्स ने कि ऐसा अगर केस आएगा तो वो बताएगा, वरना पॉसिबल नहीं है उसके लिए। वो बताएगा, खुद एग्जामिनर बताएगा आपको कि पार्टनर ने रेटिफाई कर दिया दूसरे पार्टनर से, तो बताइए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। हाँ 2 लाइन में आंसर होगा, तो इसलिए वो पूछेगा नहीं ये बात प्रैक्टिकली पूछ सकता है। ठीक है। पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी, ये बात हमने पहले भी पढ़ी है चैप्टर 10 के अंदर। ठीक है कि अगर वो खुद इस जगह होता और उसकी अपनी चीज़ होती तो जो एक्शन लेता वो पार्टनर के वैलिड एक्शन समझे जाएंगे, वो फर्म के एक्शन समझे जाएंगे। ठीक है कि वो एक्शन फर्म ने लिया। प्लीज़ पढ़ लीजिए मेरे लिए जल्दी से। Partners authority in an emergency. A partner has authority in an emergency to do all such acts for the purpose of protecting the firm from loss, as would be done by the person of ordinary care in his own case acting under similar circumstances. यही सेम सिचुएशन उस बंदे को पेश आती, तो जैसे वो बिहेव करता तो बिल्कुल ही उसने, अगर उसने ऐसे बिहेव किया है तो उसने एज अ पार्टनर बिहेव किया है। इसे कहते हैं पार्टनर इन इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, जरा पढ़िए एग्जाम्पल 11। अथॉरिटी से इसमें एक्सेस भी करते करेगा, बिल्कुल करेगा, अपनी अथॉरिटी से एक्सेस करेगा, विदाउट परमिशन का एक्शन लेगा, और फिर जो एक्शन लेगा वो ऐसे समझे जाएंगे वो फर्म के एक्शन है, और जो कॉस्ट इनकर होगी वो बाकी फर्म की कॉस्ट समझी जाएगी और वो फर्म से रिकवर करेगा। बेटा बात समझ आइए सबको? चल आपको भी समझ आइए बेटे। यानी 2 बातें समझाई मैंने, एक तो उसके एक्शन, फर्म के एक्शन, और जो कॉस्ट इनकर हुई वो फर्म की कॉस्ट, वो उसकी पर्सनल पॉकेट से अगर उसने दे दी है तो वो क्या करेगा? रीइंबर्स करेगा फ्रॉम द फर्म। प्लीज एग्जांपल 11 पढ़िए। डन? बस एक छोटी सी बात और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा। मार्केट का मतलब सॉरी बेटे, लिखा है ना थर्ड लाइन में, सडन स्लम इन द मार्केट, सडन डाउनफॉल, मार्केट में एकदम डाउन आ गई, मार्केट हो गई है, बैड कंडीशंस हो गई हैं जी। मोड ऑफ एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी जी, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ज़्यादा परेशान तो नहीं हो ना? चलो थोड़ा सा और बस पढ़ लेते हैं। Mode of exercising authority. In order to bind a firm, an act done or instrument executed by हैं? a partner. कहाँ पे हो? अच्छा ठीक है सॉरी मैं मिसप्लेस हो गया ना।
जी जी In order to bind a firm, an act done or instrument executed by a partner or other person on behalf of the firm shall be done or executed in the firm's name, or in the manner implying an intention to bind the firm. कहता है देखो आपके एक्शन से ना ये रिवील होना चाहिए कि आप फर्म के बिहाफ पे एक्शन ले रहे हो और आपकी इंटेंशन ये है कि आप फर्म को बाउंड करना चाहते हो, आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। देखो मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनो, एक पार्टनर है ना, एक पार्टनर, तो आपको लगता नहीं कि वो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर सकता है? अदर देन दैट, क्या वो अपने घर के लिए रिपेयरर को हायर नहीं कर सकता? क्या वो अपने किसी पर्सनल काम के लिए किसी और की सर्विसेज एक्वायर नहीं कर सकता? कर सकता है। तो क्या वो सर्विसेज एक्वायर कर रहा होगा तो क्या वो फर्म की सर्विसेज समझी जाएंगी? से मुझे कारपेंटर की ज़रूरत है, से मुझे डिज़ाइनर की ज़रूरत है घर में, तो क्या मैं अगर डिज़ाइनर हायर कर रहा हूँ तो क्या वो फर्म के लिए हायर कर रहा हूँ? नहीं, मेरी इंटेंशन है फॉर द पर्सनल पर्पसेस। ऐसे ही है ना, तो माई इंटेंशन इज़ नॉट टू बाइंड द फर्म। तो वो कहता है कि फर्म की आपकी जो अथॉरिटी है, या अगर इसको देखें समझे, तो आपकी इंटेंशन रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि आप फर्म को बाउंड कर रहे हैं इस एक्शन के अंदर। इज दैट क्लियर? चलो जी, बस कर दो। तुम लोगों की नियत ही नहीं। नहीं तुम लोगों की बहुत वो। अच्छा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लें बस, ये लास्ट जो तुमने देख, नहीं मैं पढ़ नहीं रहा, सिर्फ 1.3.3 देखो तो तुमने पढ़ा हुआ है, बस ये एक दफ़ा पढ़ के आना। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है हमने, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि अगर जो जॉइंट प्रोमिजर में पढ़ा था ना, तो ये वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपकी फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और आपने अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं की, आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, तो मैं किसके खिलाफ केस फाइल कर सकता हूँ? आप सबके खिलाफ जॉइंटली भी और इंडिविजुअली भी। क्लियर? चलो, अल्लाह हाफिज़ बेटे।